Hello everyone, good morning. Let's start our topic chapter 3. And the name of our topic private, public and global enterprising. Today we will discuss departmental undertaking. You know, departmental undertaking is a form of public sector business. We have already discussed departmental undertaking meaning, features, okay, and merits. But today we will discuss departmental undertaking in a proper way. It means demerits, suitability, ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल भी आज मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऐसा है क्या जिससे, क्योंकि जनरली ये फॉर्म ऑफ बिजनेस आप लोगों ने पहले कभी इतना नाम से सुना नहीं, इसलिए बच्चों को समझने में इसमें जनरली क्या आती है, दिक्कत आती है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस फॉर्म में कैसे होता है, कहाँ कहाँ ये सूटेबल है, इसको सेटअप करने से हमें क्या फ़ायदा है, इसको सेटअप करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो डिटेल से आज का जो वीडियो है वो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फॉर्म ऑफ बिजनेस पर ही बना रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पॉइंट्स पे हम जरूर एक बार फोकस करेंगे ताकि बच्चे उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ओके स्टूडेंट्स, यू आर रेडी? देन ओके, फर्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्या कि द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, फॉर द पब्लिक सेक्टर। It is the department of government. It is totally controlled by the government. ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट एक कंसर्न मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर देती है, भाई आप इस डिपार्टमेंट की क्या करोगे, देख रेख करोगे, ठीक है। और उस कंसर्न मिनिस्टर को हर काम के लिए पार्लियामेंट में क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। 100% इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का इंटरफेरेंस रहता है। ये इसको कोई ऑटोनॉमी नहीं होती काम करने के लिए, क्यों, जैसा कंसर्न मिनिस्टर्स ऑर्डर दे देते हैं उसके हिसाब से क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो मतलब क्या उसको ऐसे स्पेशल राइट्स है, बेटा कुछ नहीं, एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बना दिया और एक कंसर्न मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी, भाई आप इस डिपार्टमेंट की क्या करोगे, देख रेख करोगे, ठीक है। आपको एनुअल बजट पास किया जाएगा, उसके थ्रू आपको फंड मिलेगा, उस फंड का यूज आप इस डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए यूज करोगे, लेकिन कहाँ कहाँ उस फंड का यूज कर रहे हो इसकी पूरी डिटेल आपको पार्लियामेंट में देनी होगी, ठीक है। और कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को किसी भी टाइप के अपने फंड को यूज करने की कोई फ्रीडम नहीं है, किसी टाइप की कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो बेटा कई बार आता है कि मैम ये ठीक है, ये चीजें तो हमने कल वाले वीडियो में भी आपने थोड़ा बहुत बता दिया था, बट इसमें लिखे क्या, मैं लिखने को भी यही जो चीजें बता रहे हैं यही स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें लिखनी है। कोई ऐसा नया नहीं है जिससे आप लोगों को लगे कि रेक्टिफिकेशन करनी है, नहीं, कुछ नहीं है भाई। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी पब्लिक सेक्टर का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द कंसर्न मिनिस्टर्स, ठीक है, विच आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कोई फ्रीडम नहीं है, फुल कोई ऑटोनॉमी नहीं है इसको अपने काम करने की, हर काम के लिए इसको पार्लियामेंट में क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था, भाई रेलवे है, ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, इसके साथ साथ पोस्ट एंड टेलीग्राफ है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं और उनकी ड्यूटी भी एक पर्सन अपॉइंट कर रखा हमारी गवर्नमेंट ने जो उनका मैनेज और कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे। फीचर्स जो मैंने अभी बताई है कि इसके रिवेन्यू को कभी भी ये अपने फ्रीली यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सर्विस देता है उस सर्विस से जो रिवेन्यू आता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसको एनुअल जो बजट फाइनेंस गवर्नमेंट से मिलता है उस बजट को भी ये कहाँ कहाँ यूज करेगा उस फंड को, उसकी पूरी डिटेल पार्लियामेंट में हमें देनी होती है। तो देयर इज नो फ्रीडम इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, अपने हिसाब से ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद हमने किया था मेरिट्स, कहता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से फायदे मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कराती हूँ। इजी फॉर्मेशन,
इजी फॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज वेरी इजी टू स्टैब्लिश द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिकॉज वी हैव नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी हैव नो नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो इट इज वेरी इजी टू फॉर्मेशन ऑफ ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्यों भाई, जब डिपार्टमेंट का मन करा, जब गवर्नमेंट का मन करा, एक डिपार्टमेंट बना दिया पब्लिक की सर्विस करने के लिए, ठीक है, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट कर दी उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के लिए। बताओ कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। अगर हम सब इंडिविजुअल कोई एफर्ट्स करते बिजनेस को सेटअप करने का, देन हमें तो बेटा कोई ना कोई लाइसेंस लेना पड़ता, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ती, बट ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सो इसको किसी टाइप की कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज वेरी इजी टू फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल। कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वेरी इफेक्टिव कंट्रोल होता है, ठीक है। वेरी इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है कि एक पर्सन की स्पेशल अपॉइंटमेंट की जाती है जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है, ठीक है, और वो स्पेशल उसी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के ऊपर ही फोकस देता है, तो उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे। किसी टाइप का कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो उसकी कंट्रोलिंग से बाहर हो, तो पूरा का पूरा उसी के ऑब्जर्वेशन में ही वर्क होता है, ठीक है। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कहते हैं ये अपने फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। कौन? बताओ कौन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट से कुछ फंड सैंक्शन होता है। बेटा वो फंड वो कहाँ कहाँ यूज करता है, वो फंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ कहाँ यूज करता है, उस फंड की पूरी डिटेल हमें पार्लियामेंट में क्या करनी होती है? देनी होती है। इसलिए जितना भी फंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मिलता है वो अपने उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और फंड भी लिमिट का ही मिलता है। ऐसा मत मानना कि भाई अनलिमिटेड पैसा मिल गया और उस अनलिमिटेड पैसे को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। नो, लिमिटेड पैसा मिलता है, लिमिटेड। देखो आप लोग जब स्कूल जाते हो, अभी आप जब कॉलेज जाओगे, तो हमारे टाइम में तो क्या होता था, हमारे पेरेंट्स हमें लिमिटेड पॉकेट मनी देते थे। उस लिमिटेड पॉकेट मनी से ही हमें मैनेज करना होता था अपने पूरे मंथ का एक्सपेंस। वो हमें डिसाइड करना होता था कि कैसे कैसे उसको मैनेज करें। जब हम ऐसे मैनेज कर रहे थे तो वो हमारी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि भाई आप है ना, जो फंड तो आपको दे दिया, लेकिन उस फंड का आपको क्या करना होता था? प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्योंकि वो उतना ही फंड आपको दिया जाता था जितनी आपको जरूरत होती थी, बल्कि ये मानो जरूरत ज्यादा होती थी, पॉकेट मनी क्या दी जाती थी? कम। सेम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी गवर्नमेंट इसको लिमिटेड फंड देती है। उस फंड का यूज ये डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए करता है, लेकिन कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, उसकी पूरी डिटेल इसको पार्लियामेंट में सेंड करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है उसको अपने हर काम के लिए उसके जो कंसर्न मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है वो अपने हर काम के लिए अकाउंटेबल होता है। चाहे उसने कोई रॉन्ग वर्क परफॉर्म करा, चाहे उसने कोई राइट वर्क परफॉर्म करा, चाहे उसने कुछ भी करा हो, अपने हर काम के लिए कंसर्न मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ने एक मिनिस्टर अपॉइंट कर रखा है, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट कर रखी है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंट्रोलिंग करेगा, वो अकाउंटेबल होता है अपनी एवरी राइट एंड रॉन्ग एज वेल एज जैसा भी काम है उसके लिए वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट में। उसको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है, ये काम आपने क्यों करा तो इसके पीछे आपका रीजन क्या था, पूरी डिटेल और प्रूफ के साथ जवाब देना होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर हमने रेंट यानी जो मान लो रेलवे की अगर मैं बात करूं और मैंने अचानक क्या कर दिया, हाई क्लास का जो रेंट था वो कम कर दिया, ठीक है, पुअर क्लास का रेंट ज़्यादा कर दिया या पुअर का कम कर दिया, हाई का ज़्यादा कर दिया, तो इन सब चीज़ों का भी मुझे रीजन पार्लियामेंट में देना होता है। प्रूफ के साथ मुझे बताना पड़ता है कि आपने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, इसके पीछे आपका क्या मोटिव था। इट मीन्स आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, हर काम के लिए जवाब देना पड़ता है। पब्लिक रिवेन्यू कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब पब्लिक को सर्विस देता है तो उस सर्विस के बदले में उसको कुछ ना कुछ तो रिवेन्यू आता है, कुछ पैसे आते हैं, लेकिन उस रिवेन्यू को गवर्नमेंट रिवेन्यू माना जाता है, पब्लिक रिवेन्यू माना जाता है। वो रिवेन्यू डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो उस रिवेन्यू का 1 रुपए भी फ्रीली यूज नहीं कर सकता,
उसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को तो जो फंड सैंक्शन गवर्नमेंट करती है उसके थ्रू जो पैसा मिलता है सिर्फ वही यूज कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी यूज ही नहीं कर सकता। सो इसको क्या बोला जाएगा, पब्लिक रिवेन्यू। ठीक है कि भाई जो पैसा, जैसे मान लो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सर्विस तो दे ही रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सर्विस तो दे ही रहा है। अब उस सर्विस के लिए वो क्या करता है कि भाई वो यूज करता है उस सर्विस को, या सर्विस को प्रोवाइड करने से जो उसको फंड मिलता है उस फंड को बेटा वो फ्रीली यूज नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको यूज करती है। इसके रिवेन्यू को भी पब्लिक रिवेन्यू या गवर्नमेंट रिवेन्यू माना जाता है। उसके बाद आता है सीक्रेसी। कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सीक्रेसी रहती है, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या कुछ भी डिस्कस होता है, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पब्लिकली मीडिया के थ्रू डिस्क्लोज नहीं होती है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है आर्मी की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिस्क्लोज हो रही हो? नो। ठीक है, रेलवे की कोई सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक में डिस्क्लोज हो रही हो? नो। या किसी टाइप की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दोस्तों कभी भी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, पब्लिक डिपार्टमेंटल यानी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वहां सीक्रेसी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू पब्लिक में हाईलाइट नहीं होती है। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी में आता है कि भाई यहाँ काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग से पता चल रहा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी किस चीज का इंडिकेशन देती है? इनफ्लेक्सिबिलिटी कहती है यहाँ काम करने में फ्रीडम नहीं है, यहाँ काम करने में फ्रीडम नहीं है। किसको? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है, अगर उसने पार्लियामेंट के थ्रू कोई एक डिसीजन ले लिया किसी भी काम को करने के लिए, इफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज आल्सो वांट टू चेंज दैट डिसीजन, देन departmental undertaking can't change that decision. This decision is also changed with the help of parliament. पार्लियामेंट में जाकर ही सबसे डिस्कस करने के बाद ही वो डिसीजन आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो कंसर्न मिनिस्टर जो कंट्रोलिंग करने के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, बेटा उसको वो डिसीजन भी फ्रीली नहीं ले सकता है। अपने बलबूते पे अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन वो फ्रीली नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ हाई ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सेस इंटरफेयर होता है किसमें? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक्सेस इंटरफेयर होता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का एक्सेस इंटरफेयर होने की वजह से कंसर्न मिनिस्टर कोई फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकता, उसको उन हाई ऑफिसर से डिस्कस करना पड़ता है, और उसके बाद करके या पार्लियामेंट में सब लोगों से डिस्कस करके वो डिसीजन लेता है। और अगर वो अपने डिसीजन को चेंज भी करना चाहे बच्चों, तो वो चेंज भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ना होकर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सुना होगा। मेरा अपना बिजनेस है, मैंने जब चाहा डिसीजन ले लिया, फिर मेरे को लगा यार ये तो प्रॉफिटेबल डिसीजन नहीं है, नो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, देन I can change my decision. You yes या no? Yes मैम। तो मैं अपने डिसीजन को चेंज कर सकती हूँ। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब चाहे मैंने अपने डिसीजन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। सो देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है कि आपने सबसे डिस्कस करने के बाद जो डिसीजन अगर आपने ले लिया, इफ यू वांट टू चेंज दैट डिसीजन देन यू कांट चेंज दैट डिसीजन। इज आल्सो चेंज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही सबसे डिस्कस करने के बाद आप उस डिसीजन को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। सो इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज द डिसीजन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो इट इज द इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो इसमें काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, जो इसके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, क्या तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। क्यों? सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और भाई जहाँ सर्विस होता है तो वहाँ प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। ठीक है, कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, इसलिए यह पब्लिक सर्विस पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने पर नहीं दिया जाता। दूसरा,
जो इसके कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं या जो इसके कंसर्न ऑफिसर सामने इसका मैनेज करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, कहता वो सैलरी होल्डर पर्सन होते हैं। उनको उनके काम के बदले में क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। या एफर्ट्स और रिवार्ड में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, या उनको किसी टाइप का मोटिवेशन नहीं मिलता है, इफ यू डू मोर एफर्ट देन वी गेट मोर सैलरी या वी अर्न मोर प्रॉफिट। नो, क्योंकि इसका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। तो इस यहाँ एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मेन मोटिव ही सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, साथ ही चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लो, आपको जो फिक्स आपका डिसाइड किया गया आपको वही मिलेगा। सो देर इज ए लैक ऑफ मोटिवेशन इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज लगा लो, इसके ऑफिसर्स लगा लो, इसका चाहे कंसर्न मिनिस्टर लगाओ, कोई भी लगाओ XYZ, उनको किसी टाइप का कोई मोटिवेशन इसमें नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉइंट आप लोगों के दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा, क्योंकि इसका मेन मोटिव ही सर्विस प्रोवाइड करना है। दूसरा, सबका रेमुनेशन फिक्स है, सैलरी फिक्स है। इफ यू डू मोर एफर्ट देन यू अर्न द फिक्स सैलरी, यू गेट द फिक्स सैलरी। ठीक है, या एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं है। सो देर इज नो मोटिवेशन इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके। थर्ड, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। भाई ऑटोनॉमी का मतलब यहां स्टूडेंट्स होता है फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ क्या होता है, फ्रीडम होता है। यहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, किसकी, फाइनेंस की। इट मीन्स ये फाइनेंस को फ्रीली यूज नहीं कर सकता। देयर इज नो ऑटोनॉमी टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टू यूज इज ओन फाइनेंस इन ए प्रॉपर वे या इन इज ओन वे। The departmental undertaking is also want to use its own revenue in according to their own view या own way, then the departmental undertaking have no right to use its revenue according to their own way. So we can say that the lack of financial autonomy in departmental undertaking. Students, you know, departmental undertaking जो भी सर्विस देता है, सर्विस देने से तो भाई तो रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा आया इसके पास। अब आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, भाई वो पैसा इसका खुद का पैसा नहीं होता। वो जो रिवेन्यू आया, वो रिवेन्यू डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके पास जितना रिवेन्यू आया, क्या ये उस रिवेन्यू को फ्रीली यूज कर पा रहा है? ठीक है भाई, वो वाली बात है जैसे एक हम कहावत देते हैं, एक लोकल कहावत है कि भाई कोठी कुतले के हाथ मत लगाना और घर बार दे रहा। इसमें पूरी बिल्डिंग पूरा घर आपका है, लेकिन जो तिजोरी है उसके हाथ नहीं लगाना है, ओनर आपको बना दिया। यानी पूरा घर आपका है लेकिन तिजोरी के हाथ मत लगाना। वो वाली हालत किसकी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की है। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपनी सर्विस देने से जो रिवेन्यू आया, भाई वो रिवेन्यू तो सीधा गवर्नमेंट लेके जा रही है। ये तो खुद यूज ही नहीं कर सकता, उस रिवेन्यू को अपने हिसाब से यूज ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियस बात है इसके पास तो कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं, किसी टाइप की कोई फ्रीडम नहीं है। अपने हिसाब से ना डिसीजन ले पा रहा है, ना चेंज कर पा रहा है, ना पैसा यूज कर पा रहा है। तो सोचो इसको क्या राइट्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, बस बना दिया सोशल वेलफेयर करने के लिए, भाई पब्लिक की सर्विस देते रहो बस। ठीक है, तो यहाँ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं है, अपने पैसे को अपने हिसाब से भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यूज ही नहीं कर सकता। उसके बाद आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, यू नो, कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई प्रॉपर इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता इफिशिएंट मैनेजमेंट? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मैनेजमेंट करने के लिए जो टॉप ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो मोस्टली टाइम पेपर फॉर्मेलिटी फुलफिल करने में बिजी रहते हैं। वो ऑलरेडी इतने ओवरबर्डन है, ठीक है, कि वो कुछ नया इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मोस्टली टाइम तो पार्लियामेंट से जो क्वेश्चन आते रहते हैं, जो इशू आते रहते हैं, वो उन इश्यूज के आंसर देने में ही बिजी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो। ठीक है, इतनी पेपर फॉर्मेलिटी होती है कि पेपर फॉर्मेलिटी में वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं ले पाते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जहां आप उस डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए कुछ नए आइडियाज, कुछ नए इनिशिएटिव लेते हो ताकि वो डिपार्टमेंट या वो बिजनेस ग्रोथ करे। या इस टाइप का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जिस काम के लिए आप अपॉइंट किया वो काम तो हम कर नहीं रहे, पेपर फॉर्मेलिटी में बिजी है, ओवरबर्डन है। ठीक है, सारे दिन क्वेश्चंस आते रहते, इशू आते रहते, उन इशू का जवाब देने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। और दूसरा, एफर्ट्स और रिवार्ड में भी डायरेक्ट लिंक नहीं है,
तो ये भी और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते। नहीं तो अदरवाइज आप एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों सोचो कि ठीक है, जवाब तो देखो अगर कोई आएगा इशू तो उसका आंसर तो आपको रिटर्न में देना ही देना है, ठीक है, फिर भी टाइम बच जाता है। लेकिन फिर भी ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? क्योंकि यह एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं है, और डायरेक्ट लिंक ना होने की वजह से इनको पता है भाई कितना भी इनिशिएटिव ले लो, कितना भी आप लोग ग्रोथ के लिए डिसीजंस ले लो, लेकिन यू गोट फिक्स सैलरी, आपको तो फिक्स पैसा मिलना है, तो ये ज़्यादा टेंशन ज़्यादा रिस्क लेते ही नहीं है। उसके बाद आपका जो 5th पॉइंट आता है डीमेरिट्स का बेटा, वो आता है रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, एंड ब्यूरोक्रेसी का मतलब भी वही है, डिले इन एक्शन, ठीक है। तो रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी होती है। इट मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है, और कहता है लॉट ऑफ पेपर वर्क होने की वजह से यहाँ डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, ठीक है। ये फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं बेटा। रेड टैपिज्म का मतलब होता है, रेड टैपिज्म का मतलब लाल धागे में फाइलों को लपेट के रख देना, भाई बाद में देखेंगे इनको कैसे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पेपर फॉर्मेलिटी तो ज़्यादा होती है, आप लोगों को भी पता है ये चीज़। भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अगर पेपर फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, ओके, अगर पेपर फॉर्मेलिटी ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, फाइलों को इकट्ठा किया, ठीक है, ढेर बना दिया, उसमें एक लाल धागे में लपेटा, एक लाल कपड़े में लपेटा, और भाई अलमीरा में रख दिया, बाद में समझाएंगे, बाद में इनको देखेंगे, बाद में इनका सॉल्यूशन करेंगे, बाद में इन फाइलों को चेक करेंगे। जब ऐसे फाइलों को समेट के आप रख देते हो, बाद में देखेंगे, बाद में इनका सॉल्यूशन करेंगे, बेटा उसी को रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। इट मीन्स जब आप फाइलों को ऐसे समेट के रख देते हो, बाद में देखेंगे, तो इससे एक्शन लेने में डिले हो जाती है, डिसीजन लेने में डिले हो जाती है, और साथ ही साथ कहते हैं आप कोई भी नया स्टेप नहीं उठा सकते हैं। यहाँ लॉट ऑफ पेपर फॉर्मेलिटी होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए फॉलो की जाती है। कोई भी छोटा सा डिसीजन लेने के लिए वेरियस पर्सन से डिस्कस किया जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, जब जाके वो डिसीजन लिया जाता है। तो इतनी लॉन्ग प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस बात है, डिले इन डिसीजन, डिले इन एक्शन। So we can say that there is a red tapeism and bureaucracy in departmental undertaking. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या है भाई, सारा काम तो फाइलों पे डिपेंड करता है, और फाइलें आप तुरंत उनको सोल्व करते नहीं है, फिर सोल्व भी करोगे तो अपने नाम बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, फिर दूसरों से डिस्कस करना पड़ता है, फिर परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इतनी लॉन्ग प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो तो ऑब्वियस बात है रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी राइज होगी इसमें। सो यहाँ फास्ट सॉल्यूशन नहीं होता किसी प्रॉब्लम का, फास्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ डिले इन एक्शन, डिले इन डिसीजन, ओके। सो स्टूडेंट, दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक सूटेबिलिटी, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ सूटेबल है, कहाँ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट विल बी वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज डिफेंस। तो we use the departmental undertaking where there is a secrecy required. It means when we have need to secrecy, it means we can't disclose any information to the general public, then we need to establish the departmental undertaking. अगर हम ऐसे चाहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन कहीं भी डिस्क्लोज ना हो, we want to maintain the secrecy, then हमें वहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओपन करना चाहिए। हम सीक्रेसी चाहते हैं, किसी बात को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, देन आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओपन करना होगा, जैसे डिफेंस है। कहते फिर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी। कहता अगर आप एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो, जहाँ गवर्नमेंट उस बिजनेस को कंट्रोल एंड मैनेज करे, तो वहाँ पर भी आप क्या ओपन करोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, या कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग होती है। कहता फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पर बहुत लार्ज स्केल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। देन जहाँ लार्ज स्केल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो वहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को आप सेटअप करोगे। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इन सब में बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। एक इंडिविजुअल के पास तो इतना पैसा होता ही नहीं है, लिमिटेड फाइनेंस है भाई। जहाँ लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्शन कर लिया करो, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी इतना बड़ा राहत पैकेज
पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या किया है, दिया है। तो जहां लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, डायरेक्शन कर लो गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट सपोर्ट कर जाती है। तो इसलिए जिन बिजनेस में बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है वहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी सारा पैसा। अंडरटेकिंग इज ए सोर्स ऑफ रिवेन्यू। भाई अंडरटेकिंग हम क्यों स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ता है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। जहां गवर्नमेंट को इनकम लेनी होती है वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सेटअप करेगी, ठीक है। जैसे रेलवे है, रेलवे क्यों सेटअप कर रखी है, आपने देखा होगा रेलवे में गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। क्या कोई प्राइवेट कंपनी है जो जिसने ट्रेन चला रखी हो अपनी, बताओ आप लोग, यस या नो? नो, गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है रेलवे में। लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो वो एफडीआई को वो इनवाइट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई को वो इनवाइट करते हैं कि यू इन्वेस्ट इन अवर रेलवे 100%, ठीक है, आप हमारे रेलवे में 100% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जब भी किसी बाहर की कंपनी ने या किसी कंट्री ने या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने रेलवे में इन्वेस्ट कर दिया तो बेटा गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, सर्विस भी इंप्रूव होगी। जहाँ ट्रेन इतनी 4-4 घंटे लेट आती है वो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक अपने आप सोल्व हो जाएगी। रेंट थोड़ा इंक्रीज जरूर हो जाएगा क्योंकि सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो बेटा दीज आर द सूटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने वैसे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स कल की वीडियो में भी डिस्कस की थी, बट क्या है एक नया टॉपिक था, मुझे लगा ऐसा, नए स्टूडेंट्स हैं, नई टॉपिक है और नया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप तो देखो आसपास देखते हो, पार्टनरशिप देखते हो, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक नया टॉपिक था, तो इसलिए मैंने आज उसको बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया है। आई होप मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं अंडरस्टैंड हुआ नहीं हुआ। आई होप, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज वो जरूर मैसेज शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।